हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ फाद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज बताई थी जो मैंने फॉलो की थी। एंड आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेस्ट अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिससे आपके क्वेश्चंस जल्दी बन जाए एंड टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ना लगे, और जब पहली बारी मॉड्यूल बनाए तो वो ईजीली बन जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांटूंगा। एंड बच्चों को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी में तो वो जिनको फार्मूला याद नहीं होते, फार्मूला उनके सामने रख दो तो वो क्वेश्चंस बना लेंगे। सेकेंड कैटेगरी में वो बच्चे जो एकदम ही ज़ीरो लेवल पे हैं, जिनसे क्वेश्चंस एक भी नहीं बनते। एंड थर्ड कैटेगरी में वो बच्चे जो क्वेश्चंस तो बना लेते हैं लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है क्वेश्चंस को अप्रोच करने में, या फिर उनकी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी धीरे रहती है। अब तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, जिनको फार्मूला याद नहीं होते। तो जिनको अगर फार्मूला याद नहीं होते उनके लिए तो एक छोटा सा स्टेप है कि वो लोग एक फार्मूला शीट बना लें, जिसमें अब चैप्टर के सारे फार्मूलेज एक ही पेज में छोटे से में लिख लें। एंड जब भी टाइम मिले 5-10 मिनट उसमें वो फार्मूलाज बार बार ही याद कर लें। इसका यही सॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। एंड देन सेकेंड कैटेगरी पे चलते हैं, ज़ीरो लेवल वाले बच्चों पे। तो ज़ीरो लेवल वाले बच्चों को तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने लेक्चर अटेंड करने हैं ध्यान से। एंड उसमें ही लेक्चर में ही ये देखना है कि टीचर कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करते हैं। हर टीचर के हर स्टेप को एनालाइज करो। जब वो क्वेश्चन कर रहा है तो वो कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहा है, फिर वो क्या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड देन नेक्स्ट स्टेप, जब आप घर आ जाओ तो उन्हीं लेक्चर नोट्स को 1-2 बारी लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जिस जो उसमें क्वेश्चन है वो वापस से रिपीट करो जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। और जो उसमें हार्ड कॉन्सेप्ट लगे ना अपने नोट्स में, उसी को अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि इससे ये होगी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाएगी। जब आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखोगे ना तो वो आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। नोट्स के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो पहले अपने आंसर पे हाथ रखा, फिर मन में सोचो कि इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। एंड साथ साथ में ये भी सोचो कि इसमें यही वाला फार्मूला क्यों यूज़ होगा, इस ये मतलब इस क्वेश्चन की यही अप्रोच क्यों होगी। साथ साथ में ये लॉजिक भी लगाओ थोड़ा बहुत। एंड इसी के बाद नेक्स्ट फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब दिक्कत है तो मॉड्यूल सॉल्व करने से पहले या बुक सॉल्व करने से पहले उसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी ऐसे ही सॉल्व करो कि आंसर पे हाथ रख लिया, उसके बाद फिर बोल लो, उसे लॉजिक बोल लो कि इसमें ये कैसे होगा ये सॉल्व। एंड स्टेप्स देख रहे हो आप कि ये कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करूँगा तो ये आंसर आएगा। और उसके बाद जब आप आंसर देखो या तो आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। अगर गलत है तो वहीं बगल में लिख लो इसका कि मैं इसमें क्या गलती कर रहा था। जिन थर्ड कैटेगरी के बच्चे आते हैं जिनको क्वेश्चंस बन तो जाते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उनकी अप्रोच सही नहीं होती है या फिर उनकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो होती है। तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, तो क्वेश्चन को इसमें पढ़ने के लिए क्या है कि आपको अपने क्वेश्चन को साथ साथ में अंडरलाइन करते हुए चलना है। क्या पूछ रहा है इसको अलग से, जैसे मतलब क्वेश्चन मैंने पढ़ा उसमें मेरे को दिखाई कि कि क्या पूछ रहा है, उसको मैंने अलग से लिख दिया क्वेश्चन मार्क करके। एंड देन जो डेटा लिखा हुआ है उसको मैंने अलग से लिख दिया। जैसे ये 3 क्वेश्चन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये 3 क्वेश्चन जो मेरे पास प्रेजेंट, इसमें पहले क्वेश्चन में प्रोडक्ट सी पूछा है लेकिन मैंने प्रोडक्ट डी मार्क कर रखा है। ये मेरे ही क्वेश्चन है जो मैंने मॉक में गलत कर रखे थे। ऐसी गलती मेन टेस्ट में ना हो इसलिए मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके साथ साथ जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता था तो अब अगली बारी जब क्वेश्चन आएगा तो मैं सी लिख के क्वेश्चन मार्क डाल लूँगा साइड में, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने सी की जगह डी मार्क कर दिया है। नेक्स्ट उसी में से एक क्वेश्चन और छोड़ के ए की जगह बी मार्क कर दिया है। एंड देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें अ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, मतलब साथ साथ में अंडरलाइन करते चलो, अ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। यहाँ तक पढ़ के इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का है। जैसे यहाँ तक मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये थर्मल फिजिक्स का है। थर्मल फिजिक्स में भी थर्मोडाइनमिक्स का है। उसके बाद लिखा है टू 1/9 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वी इनिशियल इज इक्वल टू वी एंड वी फाइनल इज इक्वल टू V/9, क्योंकि कंप्रेस किया है। एंड व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, तो पूछा क्या है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है नहीं, राइज इन टेम्परेचर पूछा है।
तो राइज इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा टी निकालना है, और टी इनिशियल दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सेल्सियस में तो हम कभी कैलकुलेशन करते नहीं है, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन गामा दे रखा है 1.5। तो अब इतना पढ़ने के बाद दिमाग में जल्दी से फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कौन सी प्रोसेस है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का। द पीकेबी ऑफ डाइमिथाइलअमीन एंड पीके ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है, एंड देन करेक्ट ऑप्शन फॉर पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट पर पता चलना है। तो पीकेबी और पीके देख के पता चल जाएगा कि ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। एंड देन ये सॉल्ट का पीएच पूछ रहा है, मतलब ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। एंड उसी में अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में भी 4 केसेस होते हैं, तो ये कौन सा केस है? ये वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला केस। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पीएच इज इक्वल टू 7 + ½ पीके माइनस पीकेबी। तो इतना सब कुछ दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ो, एंड उसके बाद बस फॉर्मूला लगा के निकालना। तो इसके बाद वो बच्चे जिनकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप तो ये हो सकता है कि आपकी बेसिक मैथ्स वीक है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री कम आती है या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन सब में दिक्कत होती है। तो इसके लिए तो आप बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स वापस से देखो या नोट्स रिवाइज करो, जैसे भी उसको स्ट्रॉन्ग करो आप बस। एंड देन सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, स्क्वायर्स और सारे कॉन्स्टेंट्स फिंगर टिप्स को होने चाहिए। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें बार बार ये 220 वोल्ट्स यूज़ करते हैं। तो जब भी उसमें पावर का सवाल आता है, P = V²/R यूज़ करते हैं, तो 220 वोल्ट्स का स्क्वायर करना पड़ता है। तो मैंने उसका स्क्वायर ही याद रख लिया था कि 48400 होता है। तो ऐसे हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिल जाते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स मिल जाते हैं, जो याद कर लो तो क्वेश्चन बहुत ईजीली बनने लगते हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है कि पेन मत उठाओ, सीधा मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो। चाहे वो सवाल बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन उसे मेंटली सॉल्व करो या डायमेंशनल एनालिसिस की वजह से सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ये क्वेश्चन सारे नीट 24 के हैं, मैं दिखाता हूँ कि 50% न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, वो बिना पेन उठाए बन जाते हैं। यहाँ पे तो मैंने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं डाले, कुछ ही एग्जांपल डाले हैं। जैसे ये पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें दिखा रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन में TIR हो रही है, और TIR की ये बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, एंड बाहर का म्यू हमें पता है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो अंदर का ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इतना पता है हमें। तो ग्रेटर देन 1 इनमें से एक ही ऑप्शन में √5/2, तो वो सीधा सीधा वही आंसर हो जाएगा। इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही पड़ेगी इतना लंबे मेथड से। एंड अगेन ये नेक्स्ट क्वेश्चन में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω², 2 का स्क्वायर 4, तो 40 हो गया, सिंपल। एंड देन ये फाइनल में F0 फॉर्मूला याद है, F0/SC दिमाग में ही हो जाएगा, 140/5 28 होता है, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए कि ये जब ब्रिजस्टोन ब्रिज में सब सेम लगे होते हैं सारे कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, तो उसका वैल्यू एक सिंगल कैपेसिटर या रेजिस्टर के इक्वल आ जाता है, तो इसका आंसर 2 माइक्रो फैराड हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वो पूछ रखा है वर्क डन बाय गैस, लेकिन इसमें चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें वर्क डन करेगा ही नहीं गैस जब पाथ BC से जा रहा है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, उनको दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब कुछ क्वेश्चंस में तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पेपर में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो बिना पेन उठाए ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जब आप क्वेश्चन वापस पढ़ोगे अंडरलाइन करके पढ़ा, तब आपके दिमाग में ही स्टेप बनने लग जाएंगे। दिमाग में ही आपको ये आ जाने लगेगा कि ये पहले मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तब जाके मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो अब इसके बाद ये सब कैसे अचीव होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन प्रैक्टिस से एक और चीज़ होगी कि आपकी क्वेश्चन कंप्रेसिबिलिटी स्किल्स बढ़ जाएंगी, कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो वो आप पहली बारी में समझने लगोगे। पहली बारी तो आप जब आप क्वेश्चन अभी पढ़ रहे होगे तब तो अभी नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, वो क्वेश्चन ईजी बुक में समझ में आने लगेंगे। एंड देन लास्ट में मैं बताता हूँ कि कैसे बुक मार्क करते हैं क्वेश्चंस को फॉर रिवीजन टेस्ट के लिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन मैंने मान लो 4 क्वेश्चन 33, 34, 35 एंड 36।
तो सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर लो रिवीजन के लिए पहले ही, कि मेरे को हाँ खाली मॉड्यूल्स एंड शॉर्ट नोट से पढ़ना है, या फिर जो भी आप फॉलो कर रहे हो। एंड देन क्वेश्चन 33, 34, 35, 36 ले लिया मैंने। एंड देन 33 में मेरा सीधा बन गया, बिना कोई डाउट ही नहीं आया उसमें मुझे, तो मैंने उस पर सीधा टिक मारा, आगे बढ़ गया। एंड देन 34 बन तो गया, पहली बारी में ही बन गया, लेकिन इसमें अगर सिली मिस्टेक हो सकती है मेरी, मैं इसमें सिली मिस्टेक मैं इसी टाइप की करता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे शेड कर लिया कि हाँ कभी गलत हो सकता है फ्यूचर में, कि मैं इसमें सिली मिस्टेक कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह ये मान सकता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साइड पर नहीं है क्वेश्चन। एंड देन 35, तो मैंने इस पर सर्कल बनाया है क्योंकि ये मुझे डाउट पूछना पड़ा, या इंटरनेट पे सॉल्यूशन देखना पड़ा, खुद से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया था, आंसर नहीं आया था। एंड देन 36 थोड़े ये टफर साइड पे भी है, एंड नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नीट में ये क्वेश्चन भी आता है, थोड़े टफर साइड लगता है मुझे ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को बुकमार्क करते चलना भाई। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एवरीथिंग अबाउट टेस्ट, जिसमें मैं टेस्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कितने टेस्ट देने चाहिए, एंड कैसे टेस्ट की अप्रोच रहनी चाहिए कि मार्क्स अच्छे आए, एंड कैसे अगर मार्क्स कहीं पे स्टक हो जाए तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़